बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पे बात स्टार्ट करता हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली एक मैथमेटिशियन थे गॉस, उनके नाम का उन्होंने इस डिस्ट्रीब्यूशन पे वर्किंग की थी। उनका वैसे अगर देखा जाए आप अक्सर बुक्स के अंदर या अक्सर जगहों पे आप देखोगे इसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक नाम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको कहा जाता है। तो कार्ल गॉस उनके नाम पे थी, इसलिए इसको कुछ जगहों पे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी कहा जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है, इसके बारे में हम तो कुछ डिटेल से आज के लेक्चर में हमारा यही टॉपिक है। इसी टॉपिक पे हमें बात करनी है क्या चीज है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता यही कि जिस तरह आपने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी उसमें हमने कुछ स्पेशल टाइप्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी। हमने कहा था भाई कि इनमें कुछ सर्टेन assumptions है, वो अगर सेटिस्फाई हो रही है देन वी से इस पे ये वाली सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सर्टेन जो रेडीमेड किस्म की है वो आप उस पर अप्लाई कर देते हैं। इसी तरह कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत सारी है, उसमें से एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेसिकली इसमें एक आसानी ये होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में, इनमें आपको उस क्वेश्चन में खुद ही मेंशन होता है। अगर आप पेपर में कोई सवाल कर रहे हैं, एक्सरसाइज का कोई सवाल कर रहे हैं, इसमें खुद ही क्वेश्चन के अंदर मेंशन होता है कि सपोज दैट दिस डेटा या दिस सिनेरियो इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कुछ इस तरह से वर्डिंग लिखी हुई होती है। लेकिन अगर आप कभी खुद कोई अपना प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपको कोई आके नहीं बताएगा कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको खुद ही उसमें डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड होता है? इसके लिए होता ये कि आपको कोई भी जब डेटा दे दिया जाए, आप उस डेटा को प्लॉट करें। डेटा को प्लॉटिंग करने का मतलब क्या होता है? डेटा को प्लॉट करने का मतलब होता है ऑन एक्स एक्सिस क्लास इंटरवल क्लास बाउंड्री, या इन आवर्स हमारे पास जो केस है उसमें इन अवर केस एक्स एक्सिस के ऊपर रैंडम वेरिएबल आएंगे और वाई एक्सिस के ऊपर प्रोबेबिलिटीज आप बनाते हैं। आप जब इनको प्लॉट करेंगे तो एक खास तरह का कर्व आता है, हम उस खास तरह का कर्व अगर आते हैं तो हम कहते हैं हाँ भाई इस पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई की जा सकती है। तो इसमें इजम्पशन हम इस तरह से नहीं डिस्कस करते हैं जिस तरह से हम डिस्क्रीट के केस में कहते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी मेंशन होता है। अगर मेंशन नहीं होता, हमारे पास कोई अपना सिनेरियो आता है तो पता कैसे चलता है? उसके लिए हमारे पास डेटा को प्लॉट करके पता चलता है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर मैं यहाँ पे डेंसिटी फंक्शन लिखूं, व्हाट इज द डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक मतलब डेंसिटी फंक्शन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का लिखने का मतलब यह है कि आप यहाँ पे ये बताना चाह रहे हो कि इसका फॉर्मूला क्या है। जिस तरह से बायनोमियल का एक फॉर्मूला था, हाइपरज्योमेट्रिक पॉइसन या और दीगर के जो फॉर्मूलाज थे, इसके साथ साथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी खास डेंसिटी फंक्शन होता है, एक फॉर्मूला होता है। तो वो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये फॉर्मूला ये करना क्या है। ये मेरे पास फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा e पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ -1 अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर और x माइनस म्यू का होल स्क्वायर। सॉरी, ये स्क्वायर इधर है। ये हमारे पास जो फॉर्मूला है, पहले मैं इस फॉर्मूले के बारे में बताऊं कि ये फॉर्मूला इज बेसिकली ऑफ डेंसिटी फंक्शन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी फंक्शन है। जिस तरह से आप लोग ने बायनोमियल हाइपरज्योमेट्रिक पॉइसन वगैरह के जो फॉर्मूले खास एफ ऑफ एक्स करके इज इक्वल टू लिखा होता है। ये एफ ऑफ एक्स क्या है हमें पता है, हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, शुरू से ही बात कर रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इज द जाते तो हमें क्या मिलता है? हमें वेरियस मिल जाता है।
तो इस फॉर्मूले में म्यू सिग्मा का कोई मसला नहीं है। ईएक्सपी क्या है? ईएक्सपी जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में आपने देखा ई की पावर लिखी जाती है, ये वही है। असल में पावर में काफी लंबा आ जाता है तो कुछ लोग इसको ईएक्सपी करके इस तरह से भी लिख देते हैं। अब होता यह है कि कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होती है ये पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर डिफाइन होती है। फर्क क्या है डिस्क्रीट के केस में? डिस्क्रीट के केस में एक्स की एक सर्टेन वैल्यूज होती है, 0 1 2 कॉमा करके एक खास वैल्यूज, जबकि इसमें हमारे पास अनकाउंटेबल की चीज होती है। हम पहले भी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। कंटिन्यूअस का मतलब है अनकाउंटेबल, जैसे 0 से लेके 1 के दरमियान में इनफाइनाइट नंबर है जो कि पॉइंट्स के दरमियान पॉइंट्स वाले नंबर है। इसी तरह 1 से 2 तक एक इनफाइनाइट नंबर है। तो ये जो हमारे पास जब भी कोई कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ये पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर डिफाइन होता है, पूरे एक्स एक्सिस के। तो अब मैंने कहा ये पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर डिफाइन है, ये हमारे पास पूरा एक्स एक्सिस है। हमें पता है कि ये एक्स एक्सिस के सेंटर में 0 होता है और लेफ्ट साइड पे माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होता है और राइट साइड पे प्लस इंफिनिटी पे जाता है। मतलब माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेफ्ट साइड पे मूव करता रहेगा और राइट साइड में भी मूव करता रहेगा। यानी कि इस वाले केस में एक्स की जो वैल्यू है दैट इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक इसकी वैल्यू होती है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब प्रॉब्लम यह है कि फॉर्मूला हमें खतरनाक लग रहा है और नो डाउट ही खतरनाक है। इसमें जब आप क्या खतरनाक पाना है, इसमें खतरनाक चीज ये है कि देखिए आपसे मैंने क्या कहा है कि कंटिन्यूअस के केस में जब प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। अब इंटीग्रेशन हमें हमारे पास जितने भी एनालिटिकल मेथड्स हैं, आप लोग ने बिजनेस के स्टूडेंट्स अमूमन ये इंटीग्रेशन नहीं पढ़ के आते, लेकिन जो इंजीनियरिंग वाले भी होते हैं, अगर आप लोग में से कोई है इंजीनियरिंग का स्टूडेंट या साइंसेस का स्टूडेंट तो वो इंटीग्रेशन वो काफी डिटेल से पढ़ के आते हैं। तो कोई ऐसा एनालिटिकल मेथड नहीं है मौजूद जिससे आप e की पावर x स्क्वायर का इंटीग्रल निकाल सकें। आप अगर देखें इसमें, अगर मैं सिग्मा और म्यू वगैरह में लंबे के लिए भूल जाए, इधर लिखा हुआ है e की पावर x स्क्वायर, तो e की पावर x स्क्वायर सिर्फ ये लिखा हो, इसका इंटीग्रल कहीं पे भी निकाल, मतलब एनालिटिकल कोई मेथड ऐसा नहीं है जिससे इसका इंटीग्रल इजीली निकल जाए। तो बस ये समझ लें कि ये डेंसिटी फंक्शन का फिर क्या करेंगे, ये सिर्फ दिखाने के लिए। मतलब ये कि ये डेंसिटी फंक्शन जो है अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए किस चीज का ये, यू आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वरना इसका कोई हमारे कैलकुलेशन में इसका कोई काम नहीं है। मतलब हम अब कोई इंटीग्रेशन का काम नहीं करेंगे, किसी और तरह से इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। जी बोले। स्टैंडर्ड डेविएशन फिक्स वैल्यू है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको जो भी डेटा दिया होगा उसका तो एक ही फिक्स वैल्यू होगी। सर ई भी हमारे पास पता है, ई नॉट अ फिक्स वैल्यू, ई की पावर इनमें एक्स आ रहा है, एक्सपोनेंशियल एक फंक्शन है। आपके कैलकुलेटर में ई का एक ऑप्शन होता है, शिफ्ट दबाएंगे तो ई आ जाता है। तो ये इसके पावर में वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी तो ई की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। म्यू और सिग्मा फिक्स नंबर, कोई भी डेटा दिया जाएगा उसमें म्यू और सिग्मा फिक्स रहेंगे। अच्छा अब जो है इसमें जी मैं उस पे जा रहा हूँ, मैं वही उसी पे जा रहा हूँ। मैंने आपसे कहा है कि जब भी डेंसिटी फंक्शन की बात होती है कंटिन्यूअस के केस में, डिस्क्रीट के केस में हमने कहा था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड थे, टेबल, फॉर्मूला, ग्राफ। जबकि कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी, चाहे वो नॉर्मल हो या कोई और, इनको रिप्रेजेंट करने के सिर्फ 2 मेथड होते हैं। टेबल नहीं बन सकता है, कभी भी नहीं बन सकता कंटिन्यूअस के केस में, क्योंकि आप टेबल में एक लिमिटेड वैल्यू डालोगे, इसमें कितनी वैल्यूज है, इनफाइनाइट वैल्यूज है, टेबल कैसे बनाओगे, बना ही नहीं सकते। तो हमारे पास 2 ही चीजें बची है, या तो फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स, दूसरा है ग्राफ। जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ बनाया जाता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ जो है वो समथिंग लाइक दिस होता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। और इसके अलावा जब आप प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का कोर्स पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का जब आप कोर्स पढ़ते हैं उसमें भी स्क्यूनेस कंडीशंस का जब डिस्कशन होता है उसमें इस तरह की कर्व के बारे में बात होती है। एनीवे दिस कर्व इज, इसके एक्स एक्सिस के ऊपर रैंडम वेरिएबल एक्स आते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज आती है जिसमें प्रोबेबिलिटीज होती है। तो अगर आप कभी भी कोई डेटा प्लॉट करें, अगर आपको इस तरह का कर्व नजर आए तो आप कहेंगे हाँ भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की
बात होगी। अब मैं इस कर्व के ऊपर डिटेल से बात करता हूँ, क्योंकि हमें थ्रू आउट द कोर्स आप ये समझ लें कि थ्रू आउट द कोर्स हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करनी है। आप ऐसे, मैं ये नहीं कह रहा कि पीछे वाले जो टॉपिक्स है वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है इंफरेंशियल स्टडीज का, मैं बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं कर रहा। मेरा कहने का इधर मकसद ये है कि आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हाईली बेस करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये टॉपिक को अच्छी तरह से ग्रिप करना बड़ा जरूरी है। पीछे वाले मिड टर्म या वैसी चीजें अपने एग्जाम के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन आगे के टॉपिक्स अगर आप सही से पढ़ना चाहते हो, कुछ कॉन्सेप्ट पकड़ना चाहते हो, तो इन चीजों को जो मैं ग्राफ वगैरह मैं बता रहा हूँ इनको अच्छी तरह से समझ। What is mu and sigma? Mu is mean and sigma is standard deviation. Mean जो है, ये जो आपका ग्राफ है ना, इस ग्राफ को पहले नाम बता दूं। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को हम एक नाम इसका बेल शेप कर्व भी इसको कहते हैं। ज्यादातर लोग इसको बेल शेप कर्व का नाम देते हैं। इसके अलावा इसका एक नाम जो बात है, जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसको नॉर्मल कर्व भी कहा जाता है, नॉर्मल कर्व इसको कहते हैं। और इसके अलावा दिस इज कर्व इज सिमेट्रिक। वाई सिमेट्रिक? सिमेट्रिक का वर्ड अभी मैं समझाता हूँ। बाकी ये बेल शेप कैसे, जिस तरह से बेल होती है ना, आपकी बेल हो वैसे दुकान की एक बेल होती है, उसके सेंटर में नीचे घंटी का लगी होती है, उस टाइप का कर्व। अगर मैं इसको यहाँ से बना दूं और नीचे, तो ये आपको इसी टाइप का कर्व है, तो इसलिए इसको बेल शेप कर्व कहा जाता है। अच्छा, अब इसमें इसके ऊपर थोड़ी सी हम डिटेल से बात करना चाह रहे हैं। इस कर्व के अंदर आपका ये जो सेंटर है, ये जो सिमेट्रिक कर्व है, इसमें सेंटर में मीन होता है। अगर आप रिकॉल करें, हमारे पास तीन तरह की सिचुएशंस होती है जब स्क्यूनेस का टॉपिक पढ़ा जाता है। उसमें जो है एक सिचुएशन जो है वो होती है पॉजिटिव स्क्यूनेस, एक होती है नेगेटिव स्क्यूनेस, एक होती है सिमेट्रिक की केस। सिमेट्रिक का केस को पर्टिकुलरली यहाँ पे डिस्कस करना क्योंकि उसकी बात है। सिमेट्रिक कर्व जब होता है या स्क्यूनेस जब जीरो होती है या सिमेट्रिक का केस जब होता है, तो उसमें हम ये कहते हैं कि उस केस में मीन, मीडियन, मॉड इक्वल होता है। आइडियली अगर इक्वल है तब तो खैर बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर अप्रोक्सीमेटली भी इक्वल है तो हम उसको फिर वर्ड कहते हैं अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन आइडियल केस ये है कि मीन, स्टैंडर्ड, मीन, मीडियन और मॉड। मीन का काम हमें पता है क्या, हम इसके बारे में डिटेल पे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि मीन का कौन सा हम पढ़ते हैं। मीडियन का काम होता है डेटा को एग्जैक्टली 50% डेटा इधर, 50% लेफ्ट साइड पे, 50% राइट साइड पे, बिल्कुल सेंटर ऑफ द डेटा। व्हाट इज मॉड? मॉड होता है क्या? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू मुझे कैसे पता चलिए? यहाँ पे इस वैल्यू के अगेंस्ट, अगर आप देखें इस वैल्यू के अगेंस्ट यहाँ पे मुझे पीक नजर आ रही है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मॉड है। आप ये कहते हो फ्रीक्वेंट वैल्यू, फ्रीक्वेंसी एफ जो है वैसे तो प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अगर आप उसको एफ को फ्रीक्वेंसी भी अगर मान लो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को अगर टोटल नंबर ऑफ टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना प्रोबेबिलिटी क्या आ जाती है, तो या ये भी कह सकते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे हाईएस्ट होती है इधर पीक के ऊपर। तो ये मॉड भी यहीं पे आ रहा है, मीडियन भी यहीं पे लाई करता है और मीन भी यहीं पे लाई करता है। ये आपका सेंटर ऑफ द कर्व होता है। जहां तक ताल्लुक है स्टैंडर्ड डेविएशन का, सिग्मा। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन हमके बारे में पता है कि हम इसमें ये चीज मेजर करते हैं, हाउ मच योर डेटा इज वेरिएटिव, मतलब इसमें वेरिएशन कितनी है अराउंड मीन, मीन के अराउंड कितनी वेरिएशन आ रही है। मतलब अगर आप इसका फॉर्मूला देखें, जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का होता है वो होता है एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, समीशन एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो इसमें यानी कि आप ये देख रहे हो कि हाउ मच योर डेटा इज फ्लक्चुएटिंग अराउंड मीन, मीन के अराउंड कितनी फ्लक्चुएशंस है, कितनी वेरिएशंस आ रही है, ये चीज मेजर करते हो। तो मीन क्या रहा, ये आपके सेंटर वाली लाइन जो रेड से बनी हुई है ये मीन है, और ये जो ब्लैक से दिस इज योर डेटा। तो मीन और डेटा के दरमियान कितनी फ्लक्चुएशन, मीन और डेटा के दरमियान कितनी फ्लक्चुएशन है, यानी कि दिस इज योर सिग्मा। ये जो डिस्टेंस होता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है।
अब हो सकता है किसी के जहन में सवाल है कि आपने लेफ्ट साइड पे क्यों बनाया, भाई आप राइट साइड पे बना लो, आपको नहीं चाह रहा है। हमने कहा ये सिमेट्रिक है, किसी भी साइड पे बना लो, दोनों केस में एक ही बात है। तो ये सिग्मा है। अब आप देखो ये डिस्टेंस है फ्रॉम मीन से लेके डेटा तक का। तो एक बात यहाँ पे ये समझ में आती है हमें कि अगर मैं इस डिस्टेंस को कम या ज्यादा करूंगा तो क्या होगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज कर दी तो स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा होने का मतलब डेटा में वेरिएशन ज्यादा, डेटा स्कैटर्ड ज्यादा हुआ है, डिस्पर्स ज्यादा हुआ है। तो जब डेटा स्कैटर्ड ज्यादा हुआ, डिस्पर्स ज्यादा हुआ, तो उसकी पीक जो है वो नीचे आ जाती है। सिमिलरली अगर स्टैंडर्ड डिविएशन कम हो तो ये जो मीन और डेटा का डिस्टेंस है ये कम हो जाएगा, सिग्मा कम हो जाएगा। तो इसके रिजल्ट में पीक ऊपर चली जाती है। तो ये हमारे पास सिग्मा का ये रोल होता है। तो इसमें इस केस में हमारे पास दो पैरामीटर्स आए। पूरा जो कर्व है ये दो पैरामीटर्स, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कर्व तो यही बनेगा, लेकिन ये जो मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन है ये इसके अंदर क्या रोल प्ले कर रहा है। मीन की बात करें तो मीन जो है एक्स एक्सिस के ऊपर लोकेशन बता रहा है, ये बनेगा तो बेल शेप कर्व, लेकिन इसकी पीक एक्स एक्सिस बहुत बड़ा है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, लेकिन इसकी पीक कहां पे आएगी। मेरे पास ये क्लास है फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की, एसआई की जो क्लास है, उस एसआई की क्लास में मेरे पास फॉर एग्जांपल उसका जो मीन आ रहा है वो 72 मार्क्स, एग्जांपल दे रहा हूं कुछ नहीं, 72 मार्क्स इसका मीन है क्लास का। तो पीक कहां पे बनेगी, 72 पे बनेगी। तो ये जो मीन है ये सिर्फ लोकेशन बता रहा है, पीक की लोकेशन पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर कहां पे आएगी अगर डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये चीज होगी। अच्छा, दूसरा स्टैंडर्ड डिविएशन, दूसरा पैरामीटर स्टैंडर्ड डिविएशन ये बता रहा है कि आपका डेटा में स्कैटर्डनेस कितनी है, मीन से डेटा तक का डिस्टेंस कितना है, इसकी पीक किस तरह से वेरिएट करेगी। तो ये हमारे पास ये दो चीज है, दो पैरामीटर्स का ये काम। इन दो पैरामीटर्स को फर्दर समझने के लिए मैं आपको दो केसेस समझाऊंगा, लेकिन वो दो केसेस समझने से पहले थोड़ी सी और चीजें डिस्कस कर लेते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी वगैरह निकालना सीख लेते हैं कि अगर हमने कहा भाई एफ ऑफ एक्स में ये इतनी प्रॉब्लम है कि इसका इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकती, तो फिर क्या करें। ई की पावर एक्स स्क्वायर हमने कहा इंटीग्रल नहीं निकल सकता, जब इसका मैं क्या ई की पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं निकल सकता तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूं। तो ये हमारा सवाल है, आज हम यही काम करना चाह रहे हैं कि फिर किस तरह से प्रोबेबिलिटी निकालें। जी आप कुछ कह रहे थे। सर मैं कह रहा था कि आपने कहा था कि स्टैंडर्ड डिविएशन जितना ज्यादा स्कैटर होगा उतना जो है डेटा के अंदर वेरिएशन है, फ्लक्चुएशन होगी, फ्लक्चुएशन होगी। ओके, अब जो है मैं आप पे को फर्दर कुछ इस पर डिस्कशन करते हैं। हमने ये बात प्रॉब्लम डिस्कस कर ली भाई कि यहाँ पे हमें साथ इशू क्या आ रहा है। हमारे साथ इसमें इशू ये आ रहा है कि हाउ टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी। तो इसके लिए एक चीज हमें समझनी पड़ती है, दैट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का केस है, मैं इसको फर्दर कुछ और डिटेल से भी आपको समझाऊंगा। फर्दर मतलब ये कि मीन चेंज होगा, अगर दो डेटा सेट्स मुझे दे दिए जाए उनके मीन में डिफरेंस हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन में डिफरेंस हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि ये बात बता चुका हूं, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा मजीद डिटेल से देखते हैं। पहले एक बात हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना सीख लेते हैं। देखिए हमने ये बात सीखी कि भाई यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी निकालना मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं होती। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका इंटीग्रेशन का अगर देखें, कुछ होते हैं और भी मेथड्स इंटीग्रेशन निकालने के, वो होते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड्स बहुत सारे हैं जिससे कोई भी इंटीग्रल इजीली सॉल्व हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपका डेटा सेट चेंज होगा तो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेंज हो जाएगा। अब मैं फॉर एग्जांपल क्लास के मार्क्स की बात कर रहा हूँ कि भाई कोई स्टैटिस्टिक्स की क्लास है, उनके मार्क्स की बात करूं तो इस केस में मीन स्टैंडर्ड डिविएशन 72 और लेट सपोज मीन इज 72 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज लेट सपोज 5। तो ये मेरे पास सिचुएशन इस एग्जांपल में। कोई और एग्जांपल उठा लो, फॉर एग्जांपल फिनिश डायमीटर ऑफ एनी टायर कह लें, कोई एनी व्हील कह लें, तो उसमें डिफरेंस जो आता है मीन का जो आता है वो पॉइंट्स के अंदर पॉइंट सम सेंटीमीटर आता है। अब यूनिटी चेंज हो गया, नंबर भी चेंज हो गया। अब आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पॉइंट्स में बात करना,
तो अब आप अगर न्यूमेरिकली अगर आप इसका कोई खास टेबल बना लें तो कितने टेबल बनाओगे? इतने सारे बनेंगे, मीन स्टैंडर्ड डिवीजन, इतने सारे चॉइसेस है हमारे पास। तो हमने कहा भाई कि कोई भी मीन, कोई भी स्टैंडर्ड डिवीजन, उसके लिए एक खास उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करें। वो ट्रांसफॉर्मेशन से फायदा ये होगा कि आपके पास कोई भी डेटा हो उस पर इजीली एक ही टेबल बनाओ, उस टेबल से इजीली आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। तो हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं बाय यूजिंग सम टेबल। कोई टेबल बना बनाया हो जिससे हम प्रोबेबिलिटी निकालें। अब टेबल बन बहुत सारे सकते थे, मीन बाय म्यू, जब 2 है इसका टेबल ये है, सिग्मा 4 है तो इसका टेबल है। अब में कितने सारे टेबल बन जाते हैं। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि भाई आपको बजाय इसके ये काम करें, हम जो है इसमें एक खास तरह का टेबल बना लेते हैं। बनाने के लिए पहले उसकी एक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, वेरिएबल एक्स को जेड में ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से करते हैं, ये मैं अगर बात करूं व्हाट इज एक्स, एक्स के बारे में कह रहा है कि दिस एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। इसको इस तरह लिखते हैं। एंड फॉर नॉर्मल एक्स तो रैंडम वेरिएबल है, और म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, दीस आर 2 पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हर डिस्ट्रीब्यूशन में कोई ना कोई पैरामीटर होता है। बायनोमियल में भी पैरामीटर थे, जिस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और नंबर ऑफ ट्रायल। इसी तरह पॉइसन में हमने एक पैरामीटर मीन के नाम से पढ़ा था पिछली क्लास में। तो ये हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं। हम ये करेंगे यहाँ पे कि एक x को z में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये x को जब z में ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये z इट्स ये खुद भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लेकिन ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी इसमें मीन जो है 0 होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका माना। इसका फायदा यह होगा कि हमें बार बार इतने सारे टेबल नहीं बनाने पड़ेंगे, एक ही टेबल बना लो जिसमें मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1, उससे हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब x को z में ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है, इसका एक फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है z इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। देखिए मैंने आपको कहा कि म्यू का काम क्या है, लोकेशन बताता है मीन की। मीन 0 का क्या करेगा, लोकेशन क्या कहां पर उठा के ले आएगा, ओरिजिन पे ले आएगा। 0 होने का मतलब क्या, ओरिजिन पे मीन आ जाएगा। तो यानी कि अगर मीन आपका 72 भी है तो बाय यूजिंग ट्रांसलेशन ये 0 पे आ जाएगा। या अगर पीछे नेगेटिव कोई डेटा है किसी चीज का, नेगेटिव नंबर्स का डेटा हो सकता है किसी चीज का, तो नेगेटिव पे अगर आपका मीन है तो इसको ट्रांसलेट करके आगे लाके 0 पे जाएगा। तो ये x माइनस म्यू इसलिए कर रहा है। डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन का काम क्या है, अगर डेटा में स्कैटर्डनेस ज्यादा है, सिग्मा की वैल्यू ज्यादा है, तो डिवाइड करने से वो कम हो जाएगी। और अगर उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो डिवाइड करने से कोई चीज नंबर छोटा, उसको जब डिवाइड करते हैं नंबर डिनोमिनेटर में आते हैं तो वो चीज क्या हो जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो ये इसलिए डिवाइड बाय सिग्मा करते हैं। तो ये z इक्वल्स टू x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। तो कोई भी आपके पास क्वेश्चन आए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें सबसे पहले x को z में ट्रांसफॉर्म करें बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, बड़ी इजीली x को z में ट्रांसफॉर्म करते हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, दैट इज वेरी सिंपल। कोई आप समझे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जब मैं सवाल करवाऊंगा तो आप कहेंगे कि ये तो बायनोमियल हाइपरजोमेट्रिक से या पॉइसन से ज्यादा आसान है। तो ये आप खुद ही फील करोगे इस चीज, इसमें कोई खास कैलकुलेशन नहीं करनी होती, बस आपको इसमें टेबल देखना आना चाहिए, बाकी कोई खास कैलकुलेशन इसमें नहीं करनी पड़ती। ज्यादा से ज्यादा जो कैलकुलेशन करनी होती है वो z निकालने या कभी प्रोबेबिलिटीज को माइनस करना पड़ता है, लेकिन कोई खास कैलकुलेशन इसमें हमें नहीं करनी पड़ती है। तो अब जो है मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं।
ओके, अब मैं आपको कुछ चीजें डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हम प्रोबेबिलिटी निकालने की तरफ जा रहे हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किए जाते हैं वो चीज हम करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा टेबल को एक्सप्लेन कर दूं कि ये टेबल क्या है और किस तरह से उसको देखा जाता है। ये जो टेबल आपको सामने दिया हुआ, दिस टेबल, अगर आप इस टेबल को देखें, ये जो टेबल है इसमें सबसे ऊपर एक कर्व बना हुआ। ये कर्व क्या है, देखिए ये पहले बता दूं कि ये पूरा टेबल जो है, ये टेबल इज अबाउट कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, CDF के नाम से, जिसे हमने कैपिटल एफ ऑफ एक्स का नाम दिया था। कैपिटल एफ ऑफ एक्स हमने डिफाइन किया था कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल एक्स। ये समझ लीजिए इन शॉर्ट कि ये पूरा टेबल जो है ये सिर्फ और सिर्फ लेस देन इक्वल्स टू के काम करेगा। अगर प्रोबेबिलिटी कहीं पे ग्रेटर देन की पूछी भी जाएगी तो क्या करना पड़ेगा, इसी हमने पढ़ी थी कि ग्रेटर देन, पॉइसन के केस में भी हमने कहा था कि ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी अगर होती थी तो क्या करते थे, 1 में से माइनस करते थे। तो इधर आप भी इधर ये समझ लें कि अगर आपके पास कहीं प्रोबेबिलिटी लेस देन की पूछी जाए, डायरेक्ट टेबल से उसकी वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, अभी मैं टेबल बता समझा रहा हूं पूरा। और अगर कहीं पे ग्रेटर देन की पूछ रहा है तो 1 में से माइनस करो, और अगर बिटवीन का केस है तो क्या करना चाहिए वो भी, उसको भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि इधर स्मॉल z लिखा हुआ, दिस वन, दिस इज योर स्मॉल z। इस स्मॉल z के लेफ्ट साइड के एरिया की बात कर, यानी कि लेफ्ट साइड का एरिया का मतलब यही है कि आपसे ये कह रहा है कि सिर्फ लेस देन की प्रोबेबिलिटी। लेफ्ट साइड का एरिया कौन सा होगा, लेस देन होगा, यानी कि ये कौन सा एरिया निकल रहा है, z लेस देन स्मॉल z का एरिया निकलेगा इधर। तो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड का एरिया निकल रहा है। बाकी अगर राइट साइड का निकालना है तो क्या करना है, हमने अभी बोला है कि 1 में से माइनस करके लेफ्ट साइड की निकाल लो, फिर 1 में से उसको माइनस कर दो, तो ये राइट साइड की भी निकल जाएगी। तो मतलब ये कि उसके लिए थोड़ी जुगाड़ लगानी पड़ती है ग्रेटर देन के लिए। तो पहले इधर आप देखो, स्मॉल z कोई नंबर होगा, x म्यू सिग्मा कोई नंबर है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो z भी कोई नंबर होगा। z की जो वैल्यू आएगी वो कोई भी आ सकती है कि आपके पास z की वैल्यूज लिखी है 1 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, और ये z की वैल्यू सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट लिखते हैं कॉलम्स के अंदर। इधर रॉस के अंदर -3.4, -3.2, -3.0 अप टू सो ऑन, ये सारे क्या है, z के फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक नंबर लिखे हुए हैं। ये टेबल जो है आपका 2 पेजेस के ऊपर है, फ्रॉम -3.4 से z की वैल्यू +3.4 तक लिखी हुई है, और बाकी कॉलम्स में उनके सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट। फॉर एग्जांपल मुझसे कहा जा रहा है कि यार ऐसा करो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -2.76 निकालो, ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालो। मैं टेबल समझा रहा हूं आपको। तो -2.76 की प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे, आप कहोगे कि ये रहा -2.7, दिस कॉलम इज -2.7, इस रो को देखें, सॉरी, देन -2.7 का 6, इसके सी मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है -2.7 का 6, तो यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 0.0029। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन -2.7। एनी कंफ्यूजन, मतलब में कुछ भी नहीं करना आपको, ना कोई फॉर्मूला। क्वेश्चन कैसे आएगा, मतलब क्या ये क्वेश्चन कैसे आएगा, या और मैं अभी बता दो, पहले मैं अभी टेबल समझा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन में ये चीज कैसे आएगी वो सारी चीजें देखेंगे। अभी पहले मैं टेबल समझा रहा हूँ, टेबल कैसे देखना। अच्छा, इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल आपसे कहता कि यार ऐसा करो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 2.1 निकालो, ग्रेटर देन 2.1। मैंने आपसे क्या कहा कि दिस टेबल इज ओनली फॉर लेस देन साइन, ग्रेटर देन के लिए नहीं है। तो ग्रेटर देन के लिए नहीं है तो क्या हुआ, हमें जुगाड़ लगानी आती है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 2.1 कर दो। अब 2.1 टेबल में फाइंड हो जाएगा आराम से। आप क्या करो, इधर से नेक्स्ट पेज पे जाओ, 2.1 आपको यहां मिल जाएगा। दिस इज
ये आपका 2.1, दिस इज और 2.1, ठीक है। 2.1 के अगेंस्ट में वैल्यू क्या है, 0.9821। आपने पूछा क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 2.1 निकालो, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 2.1 निकाल लें, और 2.1 पे आ रही है 0.9821, तो 1 माइनस 0.9821 करें, ये वाला प्रोबेबिलिटी आ गई। तो हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी सिनेरियो होगा, उसमें प्रोबेबिलिटी 3 तरह की पूछ सकता है, लेस देन, ग्रेटर देन, या फिर बिटवीन। अब बिटवीन का केस किस तरह से डील करना वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसको मैं किसी क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी मैंने टेबल समझा, अगर टेबल में किसी को कोई इशू है तो वो पूछ लीजिए। स्टेटमेंट चीज है, इसमें कोई खास चीज नहीं। अब मैं आपको एक सवाल कर लेते हैं हम। ये मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को अगर आप रीड करें, इसकी स्टेटमेंट को, इन्होंने कहा इलेक्ट्रिकल फ्रेम मैन्युफैक्चर लैब पर दैट हैव लाइव इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्वेश्चन में मेंशन, ठीक है, आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बायनोमियल, हाइपर में, पॉइसन में, या जो दीगर डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें पहचानना पड़ता था, इसमें यह है कि आपको दिया हुआ होगा। और मीन की वैल्यू इक्वल्स टू 800, स्टैंडर्ड डेविएशन 40, ठीक है। तो क्वेश्चन के अगर इसमें देखें, मीन इन दिस केस इज क्या नाम है 800 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 40। तो इन्होंने कहा है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो। हाँ, ये बिटवीन का केस जो मैं आपसे कह रहा था ना, यहाँ पे आ गया, प्रोबेबिलिटी निकालो आप। प्रोबेबिलिटी आप निकालो कौन सी, 778, बिटवीन 778 लेस देन x लेस देन 834। अब सबसे पहला काम मैंने क्या कहा है कि कोई भी सवाल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है तो सबसे पहले ये करें कि x को z में ट्रांसफॉर्म कर, x को z में ट्रांसफॉर्म कर। x को z में ट्रांसफॉर्म करने का तरीकाकार हमने अभी डिस्कस किया कि x में मीन को माइनस करें, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर। मैथ्स का रूल है कि जो चीज एक साइड पे करो वो दूसरी साइड पे भी करो। इधर भी करूंगा राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे भी करूंगा। 778 थोड़ी सी जगह, 778 माइनस व्हाट इज मीन, म्यू की वैल्यू रखता हूँ 800 और डिवाइडेड बाय 40 और माइनस 800 डिवाइडेड बाय 40। तो इधर से आप वैल्यू निकालेंगे, इधर से क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, माइनस 0.55 और x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, दिस इज हमने पढ़ा, दिस इज z लेस देन 0.85। यहां तक तो खैर कोई खास काम नहीं किया, मैंने जस्ट x को z में ट्रांसफॉर्म किया। अब जो है मैं दूसरा काम जो यहाँ पे करूंगा वो ये बताऊंगा कि आपको करना क्या है। देखो, आपको कभी भी बिटवीन वाला केस आए ना तो उसमें आपको करना इस तरह से है, बिटवीन का केस कभी भी आए तो आप हमेशा याद रखें, मैं एक जनरल से एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, ये कंटिन्यूअस के केस में बता रहा हूं आपको कि प्रोबेबिलिटी अगर आप ए से बी तक निकालना चाह रहे हैं तो इसका तरीकाकार ये होगा कि आप पहले बाद वाली चीज एज इट इज लिख दें, x लेस देन b एज इट इज।
जब आप x लेस देन b लिखोगे तो होगा क्या? अगर आप जब ये लिखो, देखो मेरे पास ये पूरा x एक्सिस है, इसमें मेरे पास दो नंबर है, एक a के नाम से एक b के नाम से। x लेस देन b का मतलब है कि b से बियॉन्ड सारा, b से बियॉन्ड सारा सब कुछ, लेकिन मुझे b से बियॉन्ड सारा तो नहीं चाहिए, मुझे b से बियॉन्ड ये तो पीछे तक, a से पीछे भी जा रहा है। x लेस देन b पे क्या होगा? a से पीछे भी चला जाएगा। मुझे a से पीछे का एरिया ये वाला नहीं चाहिए, तो ये एरिया नहीं चाहिए। ये एरिया है क्या? a से पीछे का, a से पीछे का एरिया है x लेस देन a। समझ रहे बात में क्या कह रहा हूं? तो इसको क्या कर दो? एक्सक्लूड। किसी चीज को एक्सक्लूड करना हो, कटाना हो, तो आप लोग तो कटाते ही हो ना एक दूसरे को, तो कटाना हो तो क्या कर दो? माइनस कर दो, तो कटा दो। बी को बी से पीछे अगर मैं जा रहा तो वो सारा, वैसे डिस्क्रीट का केस होता है ना, तो फिर उसमें इक्वल इक्वल का साइन को भी देखना होता है, जैसे मैंने ऊपर लिख दिया है कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं। तो अब आया पीछे मेरे पास क्या लिखा हुआ, पीछे मेरे पास क्या क्या निकला था, निकला था नंबर क्या पड़ा है? 0.0.85। तो अब जो है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ये जो मैंने आपको बताया, कभी भी बिटवीन का केस हो तो आप इसको इजीली इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो z लेस देन 0.85 माइनस, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, ये 0.85 रहती है जैसे यहाँ पर b लिखा हुआ, माइनस 0.55 रहती है जैसे a लिखा हुआ, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन माइनस 0.55। अब कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ टेबल देखना है, टेबल से हमें वैल्यूज ये सारी मिल जाएगी। तो टेबल देखते हैं पहले 0.85 की वैल्यू फ्रॉम टेबल। uh, 0.85 की वैल्यू आपका ये रहा 0.8, ठीक है, ये 0.8, 0.8 ये दिया हुआ, 0.8 का 5, ये याद रखें पहला कॉलम 0.00 का होता है, तो 0.80, 0.81, 2, 3, 4 एंड 5, 0.8023 आपको वैल्यू मिलेगी। 0.8023 वहां पे यूज कर लेते हैं, याद रखिएगा ये वैल्यू। फिर अब मैं दूसरी वैल्यू आपको दिखा रहा हूँ। दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस 0.55। तो इसके लिए आप ये रहा नेगेटिव का माइनस 0.5 का माइनस 0.5 का 5, यानी कि माइनस 0.5, 0.123 2912, ये आपका याद। तो ये दो वैल्यूज आ रही है, आप लोगों ने नोट कर ली होंगी। अब मैं वहां पे यूज करूंगा इन वैल्यूज को। क्या क्या वैल्यूज आई थी? अगर आप देखो मेरे पास एक वैल्यू जो आई थी वो आई थी 0.8023, और यहाँ पे लिख देते हैं 0.8023, 0.8023। सेकेंड वैल्यू क्या आई थी? 0.2912। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और क्या है? 0.5111। 0.5111, ये क्या है? ठीक है। सर ये वाली बात अब एक बार फिर से समझा दें कि माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x a ग्रेटर देन x लिखा है ना, देखिए x ग्रेटर देन a लिखा है, a और b से छोटा। तो मैंने कहा है कि जो बाद वाली चीज है पहले उसको लिखो, x लेस देन b लिखो। जब आपने x लेस देन b लिखा तो b से बियॉन्ड सारे वैल्यूज आ जाएंगे, इवन है कि a से पीछे वाली वैल्यूज भी आ जाएंगी, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे पीछे वाली वैल्यूज नहीं चाहिए, a तक तो चाहिए,
लेकिन पीछे वाली नहीं चाहिए, तो ए से पीछे वाली को सब्ट्रैक्ट कर दो। किसी चीज को मतलब आप रिमूव करना चाह रहे हैं तो उसको माइनस कर देते हैं, तो ए से पीछे वाला एरिया रिमूव कर दो बाई माइनस। अच्छा, ये एक क्वेश्चन हो गया। एक एग्जांपल इसकी और देखते हैं। थोड़ा टाइम छोटा, मैं क्विकली करूंगा। मेरे पास इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप देखें। अच्छा, एक चीज मैं आपको पिछले वाले सवाल में बता दूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो आपने प्रोबेबिलिटी निकाली है, इस प्रोबेबिलिटी जो आपने खैर निकाल ली प्रोबेबिलिटी, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि इधर आप एक काम और कीजिए कि इसको बाय प्लॉटिंग बाय कर्व के अंदर ये एरिया क्या निकाला है, कौन सा एरिया निकाला है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। मतलब प्लॉटिंग से अगर आप चीजों को समझोगे तो आपको आगे जो चीजें हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो आपको आसानी होगी। हमें ये तो पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन इधर हमारे पास क्या है, 0 है, न्यू इक्वल्स टू 0। हमारे पास इधर दो वैल्यूज के दरमियान एरिया निकाला है। कौन कौन सी वैल्यूज के दरमियान एरिया निकाला? -0.55, -0.55 विल लाई समवेयर हियर, ये आपका है -0.55। दूसरी वैल्यू है 0.85, 0.85 विल लाई समवेयर हियर 0.85। तो आपने जो एरिया निकाला है वो निकाला है बेसिकली दिस एरिया, आपने ये एरिया फाइंड किया बिटवीन का केस, इन दो नंबर्स की प्रोबेबिलिटी। तो ये हमने एक चीज किया। अब जो है ये एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप रीड करें, इसमें क्या है, द फिनिश इनसाइड डायमीटर ऑफ क्रिस्टल फला फला नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों चीजें दी हुई है। मीन आपको 10 गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 0.03 दिया हुआ। आपने कह रहे हैं प्रोपोर्शन, व्हाट प्रोपोर्शन मतलब प्रोबेबिलिटी ही निकाली। प्रोपोर्शन का वर्ड यूज करें, फ्रैक्शन का यूज करें, एरिया का, प्रोबेबिलिटी का, सब में प्रोबेबिलिटी ही निकाली। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ रिंग्स विल लाई इनसाइड डायमीटर एक्सीडिंग, एक्सीडिंग का मतलब आपको इंग्लिश तर्जुमा नहीं पूछ रहा मैं इससे, मैं पूछा इसमें क्या मतलब होगा, आगे जाएगा ग्रेटर देन, ठीक है। एक्सीडिंग का मतलब है ग्रेटर देन, यानी कि पार्ट ए में आपने सीधा साधा ये पूछ रहा है कि x ग्रेटर देन 10.075 निकाल दो। तो पार्ट ए में कोई खास काम नहीं है, x को z में कन्वर्ट करना है। z ग्रेटर देन, आपको पता है तरीका, z का फॉर्मूला इज x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। म्यू इन दिस केस, म्यू क्या है, म्यू आपको क्वेश्चन में अगर देखें 10 दिया हुआ एंड सिग्मा क्या दिया हुआ 0.03 दिया हुआ, और इसको कैलकुलेट कर लीजिए क्या आएगा। टू पॉइंट 2.5, आगे पीछे कुछ नहीं। अब देखिए हमारे पास एक z ग्रेटर देन बोल रहा है, क्वेश्चन में z ग्रेटर देन का बोल रहा है, लेकिन हमें पता है टेबल लिखने के लिए लेस देन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टेबल सिर्फ ओनली फॉर लेस देन साइन। तो 1 में से माइनस कर दें z लेस देन 2.5। अच्छा, एक चीज मैंने आपको अगर रिकॉल करें कि डिस्क्रीट के केस में मैं बहुत ज्यादा इस पे एम्फेसाइज करता था कि अगर यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं है तो 1 में से माइनस करते में लगाएंगे, लेकिन हमें पता है कंटिन्यूअस के केस में अगर आप लगा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंटिन्यूअस के केस में 2.5 से थोड़ा पहले नहीं है 2.5 ले लें तो फर्क पड़ता है, क्योंकि इतना स्मॉल एरिया होता है कि आप उसको ले या ना ले कोई खास उस पर फर्क पड़ता नहीं। तो इधर इक्वल टू लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है कंटिन्यूअस के केस में। z लेस देन इक्वल्स टू 2.5। अब आप क्या करोगे, टेबल देखोगे, तो टेबल देखते हैं हम। 2.5 ओनली 2.5 का ओनली 2.5 जो है ये आपका आ गया 0.9938। तो 0.9938
तो 1 में से माइनस करेंगे इसको, यानी कि 1 माइनस 0.9938 करें तो 1 में से माइनस करेंगे तो हमें फाइनली इसका आंसर। तो ये कर लीजिएगा। पार्ट बी पे जा रहा हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है, तो माइनस करना ही रहेगा इसलिए। अब जो है मेरे पास पार्ट बी जो दिया हुआ था उसमें यार पार्ट बी में आपसे जो प्रॉपर्टी मांग रहा है वो पिटवीन का केस था। What is the probability that a piston ring will have inside diameter between 9.97 and 10.03? 9.97 and 10.03 के between एरिया फाइंड करना है। तो पार्ट बी में probability 9.97 and 10.03 ये probability निकाल। अब ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये निकालने के लिए मैं x को z में ट्रांसफॉर्म कर दूं। और कैसे करते हैं ये चीज हमें पढ़ लिया हमने। x में मीन को माइनस किया जाता है 9.97। क्वेश्चन में अगर हम मीन को देखें क्या दिया हुआ, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.03। बाकी x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इस पे करोगे तो दिस विल बिकम z, और इसमें 10.03 माइनस, तो इसको कैलकुलेट कीजिए और इधर देखें क्या बनती है z की वैल्यूज। माइनस 1 बस लेस देन दैट, लेस देन ये भी बनाए। ओके, पहले इस सिचुएशन को समझते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट किसी की सिचुएशन आई है अभी, तो मैं शायद इतनी डिटेल से ना बता सकूं टाइम की शॉर्टेज की वजह से। मेरे पास जो है एरिया जो निकालना है, ये आपका मीन इक्वल्स टू 0 है, दिस इज -1 एंड दिस इज +1। आप देख रहे हो कि दोनों साइड पे सेम नंबर है, दोनों साइड पे सेम नंबर है। वैसे ये जो केस है ये काफी डिटेल से हम इसको बाद में भी देख सकते हैं कि सिमेट्री की वजह से ये ट्वाइस करके भी लिखा जा सकता है। तो वैसे जो है ये बेसिकली बराबर होता है 1 माइनस ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -1। इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर ये अभी मैंने थोड़ा डायरेक्टली बताया ड्यू टू सिमेट्री, इस वजह से इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और दूसरा तरीका इसका जो नॉर्मल तरीका जो अभी हमने पढ़ा पीछे बिटवीन ए एंड बी निकालने का, वो ये है कि z लेस देन 1 माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -1। दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा। अब ये कैसे लिखी है ये चीज अभी फिलहाल मैं इस पर डिस्कशन पे नहीं जा रहा हूँ, थोड़ी डिटेल है उसमें। लेकिन बाहर ये आप सिमेट्री की वजह से समझ सकते थे कि आप ये कह रहे हो -1 और 1 के दरमियान एरिया चाहिए। -1 से पीछे जो टेल है उसका एरिया और 1 के आगे जो टेल है इन दोनों का एरिया ये भी सेम होगा। तो ड्यू टू दिस सिमेट्री ये चीज हमें मिल जाती है 1 माइनस ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी z लेस देन -1। इसको फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगा। ये एनीवे ये आपको z लेस देन 1 की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी बाय फ्रॉम टेबल, और z लेस देन -1 की प्रोबेबिलिटी भी आपको फ्रॉम टेबल मिल जाएगी, और माइनस करेंगे फाइनल आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो ये हमने दो प्रॉब्लम्स जो की हैं, इन दोनों में हमने ये बात सीखी है कि हमने इन दोनों में ये बात सीखी है कि प्रोबेबिलिटी अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल हो तो कैसे किया जाए। अब मैं आपको यहाँ पे एक दो चीजें फाइनली यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। जो आपसे मैं कह रहा था कि ये मीन स्टैंडर्ड डेविएशन तो हम थोड़ा सा और डिटेल से देखेंगे, उन दो केसेस को डील कर लेते हैं। केस नंबर 1,
केस वन ये है कि आपका मीन जो है, दो डेटा सेट है, दो क्लासेस हैं, दो सेक्शन है बिजनेस स्टैट्स के, उन एसआई के दो सेक्शन है, उन दोनों के मीन मार्क्स लेट से सेम है, मीन दोनों के सेम है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशंस में फर्क है, सिग्मा 1 इज लेस देन सिग्मा 2। मीन सेम है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंट। तो इस केस में डेटा जो आपका ये क्या हुआ, इस केस में कर्व क्या बनेगा, कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मीन सेम होने से क्या होता है, मीन क्या करता है, पीक बताते हैं पीक का, स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि पीक मतलब स्कैटरनेस कितनी है, स्कैटरनेस ज्यादा या कम होने से पीक पे अफेक्ट पड़ता है। तो हमारे पास इसमें दो चीजें हैं, एक आपका मीन μ1, मैं इतनी अच्छी फिगर ना बना पाऊं, और दूसरा हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास दोनों के डिफरेंट है, तो दोनों की पीक पे ऐसी बात है डिफरेंट होगी, एक ज्यादा फैला हुआ डेटा है, एक कम फैला हुआ डेटा है। अब मुझे आप लोग बताइए कि इसमें μ1 कौन सा है, μ2 सॉरी μ1 μ2 तो सेम है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 कौन सा है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 कौन सा है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर μ1 ऊपर वाला है और नीचे वाला μ1 नहीं सिग्मा 1, सिग्मा 1 सही कह रहे हैं, ये वाला सिग्मा 1 है एंड दिस इज सिग्मा 2, सिग्मा 2 इज ग्रेटर, स्कैटर्ड ज्यादा हुआ। तो ये हमारे पास एक केस है। इसी तरह से सेकंड केस ये है कि हम ये कहते हैं कि अगर सेकंड केस हमारे पास ये है कि आपके पास अभी तो था कि दोनों एसआई की क्लासेस के मीन मार्क्स सेम थे, अब मैं कह रहा हूं कि दोनों के मीन मार्क्स में फर्क है, फर्स्ट का मीन कम है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन आर सेम। ये है स्टैंडर्ड डेविएशन में लेकिन फर्क है। अब क्या होगा, मीन डिफरेंट है, मीन का काम सिर्फ लोकेशन बता रहा हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन का काम शेप बता रहा हूं। शेप तो खैर बेल शेप ही बनती है, शेप का वर्ड जब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू पीक स्कैटर्डनेस के अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूँ। तो मीन का काम पोजीशन बता रहा है, ये आपका दो डेटा सेट्स बनेंगे, एक ये बनेगा, दूसरा जो है समथिंग लाइक दिस ये बनेगा। दोनों की शेप सेम है, अगर आपको डिफरेंट लग भी रही है ना तो तासुब की ऐनक उतार के इसको सेम मान लीजिए, ठीक है, पास होना है तो मान लेते हैं। मानना पड़ेगा। तो μ1 और μ2 डिफरेंट सेम नहीं है, बताइए कौन सा होगा और ये वाला कौन सा होगा, 1 कौन सा 2 कौन सा। μ1 का है, ये आपको पता है एक्स एक्सिस पे आप जब राइट साइड पे मूव करते हो नंबर इंक्रीज होते हैं, लेफ्ट साइड पे नंबर कम होते हैं, तो ये μ1 है, दिस इज μ2। स्टैंडर्ड डेविएशन आप कह रहे हो सेम है, मैं इन दोनों को सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 को इक्वल्स टू सिग्मा अगर नाम दे दूं तो ये डिस्टेंस सिग्मा है। आइए जनाब, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मिड टर्म से पहले तक की डिटेल है जो आपको डिस्कस करनी है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे हम फर्दर भी डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। उसमें अभी हमारे पास क्या काम हमने सीखा है इस लेक्चर में, हमने ये सीखा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या चीज है और इसमें प्रोबेबिलिटीज कैसे निकाली जाती है, इनकी दो एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया, और इसमें ये जो दो पैरामीटर्स हैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या रोल प्ले कर रहा है, ये चीज हमने सीखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये बात डिस्कस करेंगे कि अगर रिवर्स काम करना, इनवर्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम कहते हैं, रिवर्स काम का मतलब अभी क्या था, एक्स या जेड की वैल्यू दी हुई थी, उससे प्रोबेबिलिटी निकालना। इनवर्स काम करना, इनवर्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसे हम कहते हैं, वो क्या, प्रोबेबिलिटी दी हुई है उससे एक्स या जेड निकालना, उल्टा काम से करना। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो ये चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे।
एक चीज जो है मैं यहाँ पे बता दूं क्विकली, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, बराबरली बता रहा हूँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है, एरिया अंडर नॉर्मल कर्व, पूरा एरिया अगर आप निकालें, हमें पता है कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इंटीग्रल जब निकालते फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यानी कि एरिया अंडर पूरा कर्व, एरिया अंडर नॉर्मल कर्व, ये क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो बता चुका ऑलरेडी कि ये सिमेट्रिक कर्व होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो कर्व होता है, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड पे इसकी टेल्स, ये टेल्स कहलाती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड की, ये टेल है, ये टेल है, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे ये टेल चलती रहती है और एक्स एक्सिस को टच नहीं करती, उसकी क्लोज जाती रहती है लेकिन टच नहीं करती है। वो और बात है कि 0.0001 इज वेरी वेरी क्लोज टू एक्स एक्सिस, लेकिन फिर भी 0 तो अभी भी नहीं है। तो जैसे जैसे एक्सीड करते हो ये वैल्यू कम जरूर होती है, तो ये दोनों साइड पे एक्सीड होती रहती है फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये टेल्स कहलाती है। और इसके अलावा इसमें बिटवीन एक्स की वैल्यू, जब बिटवीन आप कहते हो म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा जो है, ये हम इसकी इसके ऊपर बहुत वर्किंग करते हैं कि ये एक इंटरवल है म्यू माइनस सिग्मा म्यू प्लस सिग्मा। ये अगर मैं मीन के अंदर एक स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड कर दूं तो मेरे पास ये पॉइंट मिल जाएगा, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है यहाँ से कर्व की कॉन्केविटी चेंज हो जाती है। अभी क्या है, कॉन्केव डाउन है, कप डाउन हुआ, यहां से इसके बाद से इसकी शेप चेंज होना शुरू होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या आता है, म्यू माइनस सिग्मा का मैंने किया, इसी तरह से यहाँ पे म्यू प्लस सिग्मा, इसके बाद इस